Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 5th of April 2025. तो गाइज आज है तारीख 5 अप्रैल 2025 और है सैटरडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले टेलीग्राम पर जाना, वहां पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन पीडीएफ, आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा। वहां से आप इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और भी डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं जो आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। बाकी हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के इक्वेशन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है हर्ड एंड मैकडोनल्ड आइलैंड को। आपने सुना होगा पिछले कुछ दिनों में तो बहुत ही चर्चाओं में आया है ये पूरा आइलैंड। कल भी हमने डिस्कशन किया था, एक न्यूज़ दुनिया भर में चल रही है। वो न्यूज़ बेसिकली यहाँ पर आप कह सकते हैं सामने भी आपको दिख रहा होगा, उसी से रिलेटेड है ये पूरा आइलैंड। एग्जैक्टली कहाँ पे लोकेटेड है अच्छे से मैप में देखना, देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो चलिए शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। दोस्तों थंबनेल पर मैं बढ़ूं उससे पहले यहाँ पे हम कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करते हैं विद प्रॉपर डिटेल्ड नोट्स कैसे बनने हैं, एग्जाम में कहाँ से लिंक करना है, हर एक आर्टिकल में कौन कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये सब डेली बेसिस पे आपको मिलता है। न्यूज़पेपर पढ़ने की टेक्निक आपको पता चलती है, डेली अखबार आपका कवर हो जाता है। तो मेक श्योर करें चैनल के ऊपर में सब्सक्राइब बटन है, जितने भी लोग पहली बार चैनल पर आएँ वो सब्सक्राइब करके रखें ताकि कल जब वीडियो अपलोड होगा तो टाइम पर आपके पास में उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो चलिए हम बात कर रहे थे थंबनेल वाले टॉपिक की। थंबनेल में दोस्तों एक इंपॉर्टेंट केस को मेंशन किया गया है। देखो जब हम लोग बात करते हैं कोकोनट वाटर की, तो कोकोनट वाटर गर्मियों में बहुत सारे लोगों का एक फेवरेट ड्रिंक होता है और ऑब्वियस ही बात है काफ़ी लोगों को यहाँ पर ये कोकोनट वाटर पसंद होगा। पसंद हो भी क्यों ना, उसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं। अगर अपने आप में आप उसके बेनिफिट्स को गिनने शुरू कर देंगे तो ढेरों बेनिफिट्स आपको मिल जाएंगे। जैसे कोकोनट वाटर कंज्यूम करने में आपको हाइड्रेटेड रखता है, ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करेगा, एनर्जी को सप्लाई करेगा, ब्लड शुगर को रेगुलेट करने का काम है ना, स्किन को बहुत ज़्यादा हेल्दी और अच्छा रखता है, वेट लॉस करने में हेल्पफुल होता है, डाइजेशन में यहाँ पर हेल्पफुल होता है। ये सारे के सारे यहाँ पर इसके बहुत सारे बेनिफिट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह भी आपको इसमें नज़र आएगा। तो हम लोग कंज्यूम करते हैं, काफ़ी फेवरेट ड्रिंक माना जाता है लोगों का, स्पेशली समर्स के टाइम पर। लेकिन यहीं पे अब हमें एक प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल है दोस्तों आप इसको एग्जामिनेशन के लिए भी समझ सकते हैं, साथ ही साथ में आप इसको अवेयरनेस के लिए भी जान सकते हैं। एग्जामिनेशन की बात करेंगे तो ये ना एक इंपॉर्टेंट केस स्टडी बन जाती है जब बात आती है फूड सिक्योरिटी की। ठीक है, क्योंकि अगर आप लोगों ने यूपीएससी सिलेबस पढ़ा है तो आप हर एक आर्टिकल को अच्छे से लिंक करना जानते होंगे। इस टॉपिक को हम जीएस पेपर नंबर 2 पब्लिक हेल्थ से भी लिंक कर सकते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंस ऑफ फूड सेफ्टी रेगुलेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जीएस पेपर नंबर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एनवायरमेंटल कंसर्न से भी हम इसको लिंक कर सकते हैं, क्योंकि आज हम लोग फूड का सही तरीके से स्टोरेज नहीं कर पाते। इम्प्रॉपर स्टोरेज की वजह से भी ऐसे भयानक केसेस सामने निकल कर आते हैं। जीएस पेपर नंबर 4 एथिक्स से भी लिंक कर सकते हैं, वहाँ पर भी केस स्टडी में एक बहुत रेलिवेंट रोल प्ले करेगा। क्योंकि बात आती है पब्लिक हेल्थ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे आती है, ये भी क्वेश्चन उठता है। अब दोस्तों मामला क्या है ज़रा सुनिएगा। वैसे मैं आपको पहले सोर्सेज दिखा देता हूँ। आप लोगों ने ऐसे ढेरों सोर्सेज देख लिए होंगे, नहीं देखें तो आप खुद भी चेक कर सकते हैं। आपके सामने ये सारे के सारे न्यूज़ आर्टिकल प्रेजेंट है। 12 घंटे पहले, 8 घंटे पहले, 4 घंटे पहले ढेरों खबर यहाँ पे पब्लिश हो चुकी हैं। मामला क्या है? मामला यहाँ पर यह है कि एक व्यक्ति है जिनकी उम्र लगभग 69 के आसपास थी और बूढ़े व्यक्ति, ऑब्वियस सी बात है, डेनमार्क से बिलोंग करते थे। इनकी डेथ हो गई। डेथ के पीछे का रीज़न ये था कि इन्होंने कोकोनट वाटर ड्रिंक किया था। जैसे यहाँ पर उन्होंने ये नारियल पानी पिया, उसके कुछ घंटों बाद यहाँ पर इनको बहुत अजीब सा लगा, उल्टी आने लगी, जी मचलाने लगा। हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। तो हॉस्पिटल में जितने भी एमआरआई स्कैन वगैरह है वो सब किया गया। अब एमआरआई स्कैन किया तो पता चला कि इनके दिमाग के अंदर में बहुत ज़्यादा बड़ी सी सूजन हो गई है। फिर कुछ घंटों बाद हॉस्पिटल के अंदर में ही इनकी डेथ हो जाती है, लगभग 4.5 घंटे के बाद। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम निकल कर आई इसके ऊपर में थोड़ा डिटेल से रिसर्च किया गया। फिर 2021 की एक रिपोर्ट पब्लिश होती है जर्नल एमर्जिंग इन्फेक्शियस डिजीज़ के अंदर में, जहां पर पता यह चला कि इन व्यक्ति ने जो कोकोनट वाटर कंज्यूम किया था, पॉसिबिलिटी है उसके अंदर में कुछ जो कह सकते हैं कि बैक्टीरिया है वो पनपा, वो यहाँ पर बढ़ा, जिससे यहाँ पर एक इन्फेक्शियस डिजीज़ हुई, ब्रेन के अंदर में सूजन हो गई। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस कोकोनट वाटर को उन्होंने आखिरकार यूज़ कैसे किया, यही तो सवाल है। यूज़ करने के तरीके के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने उसको इस्तेमाल कैसे किया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे, इस पूरे केस को पढ़ोगे तो आर्टिकल्स में मेंशन किया जा रहा है कि कुछ केसेस यहाँ पर बताया जा रहा है मेटाबॉलिक एन्सेफेलोपैथी का है।
जहाँ पर दिमाग के अंदर में खतरनाक सूजन हो जाती है, और सूजन होने के बाद में आप कह सकते हो एक इंसान की जो मृत्यु है वो हमको देखने को मिल जाती है। कुछ ट्रीटमेंट दिया गया बट वो ट्रीटमेंट यहाँ पर इतना ज़्यादा सफल नहीं हुआ। फिर इनकी वाइफ से बातचीत हुई तो वो बताती हैं कि ये जो कोकोनट वाटर इन्होंने पिया था ना वो बहुत ही ज़्यादा मतलब सड़ा हुआ था, मतलब खट्टा था, कड़वा सा लग रहा था, है ना। तो उन्होंने यहाँ पर उस पूरे नट को खोला, ओपन किया, देखा तो अंदर से वो कोकोनट वाटर पूरी तरह से सड़ा हुआ था। अंदर से जो उसका पूरा बॉडी होता है वो सड़ चुकी थी। जब उन्होंने खरीदा था वो ठीक था, बाद में यहाँ पर ये सड़ गया। समझ रहे हैं, बाद में सड़ गया मतलब बीच में बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड कर दिया इन्होंने बीच में इस कोकोनट वाटर को कंज्यूम करने के लिए। जब लिया तो ओपन था, खुला हुआ था, वाइट कलर का जो ऊपर से फ्लैश होता है वो नज़र आ रहा था, वो नहीं होना चाहिए। फ्रेश वो है जो हाथों हाथ यहाँ पर ओपन किया जाएगा आपके सामने। कोकोनट जो पहले से खुला हुआ था, अब मान लो घर में भी यहाँ पर लेकर आते हैं, जैसे ही ओपन हुआ तुरंत यहाँ पे उसको कंज्यूम करना ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा बेनिफिट्स को फेच करके देगा आपको। लेकिन जब यहाँ पर उसको ओपन करके हम छोड़ देते हैं बिना रेफ्रिजरेटर के, हमने उसको ऐसे ही नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे छोड़ दिया और वो काफ़ी समय हो गया, फिर कुछ दिन भी बीत गए, है ना, कुछ दिन भी बीत गए, उसी टेम्परेचर पे वो मेंटेन है, तो दोस्तों उसमें बैक्टीरिया पनपने के चांसेस मैक्सिमम हो जाते हैं। तो मेंशन ये किया गया है कि अगर आप यहाँ पर इसका कंजम्पशन करते हैं, आप परचेस करते हैं, ओपन हो चुका है वो कोकोनट वाटर, तो उसको रेफ्रिजरेटर में रखना इज़ कंपलसरी। 4 डिग्री सेल्सियस टू 5 डिग्री सेल्सियस में रखना यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने यहाँ पर काफ़ी सारे दिनों तक वो ऐसे ही रखा रहा, जिससे पॉसिबिलिटी है कि उसके अंदर में ये बैक्टीरिया बढ़ता है, एक्सपैंड होता है, जिसकी वजह से उनको ये ब्रेन स्वेलिंग का इशू निकल कर आता है, जिसकी वजह से उनकी डेथ हुई। समझ रहे हैं? क्योंकि अगर आराम से उसको ओपन कर भी लेते हैं, उसको रेफ्रिजरेटर में रख लेते हैं, तो कई महीने तक भी वो ख़राब नहीं होगा। लेकिन अगर आप नहीं करेंगे तो इससे दोस्तों ये हार्मफुल बैक्टीरिया के लिए एक बड़ा घर बन सकता है, जिसको कंज्यूम करने से फूड पॉइजनिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है, और भी खतरनाक इन्फेक्शंस यहाँ पर फैल सकते हैं। और स्पेशली जब बूढ़े व्यक्ति को ये दिया जाएगा, और बूढ़े व्यक्ति की जो इम्यूनिटी है ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है ना। और अगर एक ऐसा व्यक्ति जिसको हम कई बार बोलते हैं इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल, जिसकी इम्यूनिटी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो वो छोटे छोटे इन्फेक्शन से भी नहीं लड़ पाता, है ना। एक छोटा सा छोटा बैक्टीरिया भी उसके लिए फिर वो जानलेवा साबित हो सकता है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है आज के समय पर, जब भी आप ये फूड प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो इसमें अच्छे क्वालिटी का रेफ्रिजरेशन एंड साथ ही साथ में स्टोरेज, प्रॉपर मात्रा में फूड का स्टोरेज करना ज़रूरी है। आज इंडिया में देख पाओगे स्ट्रीट फूड का चलन इतना ज़्यादा हो चुका है, जंक फूड का कंजम्पशन इतना ज़्यादा हो चुका है, हमको पता है वो ज़्यादातर अनहाइजीनिक वे में ही बन रहा है। जो प्रोडक्ट्स यूज़ हो रहे हैं नहीं पता क्या इस्तेमाल हो रहा है क्या नहीं इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन हम यहाँ पर कंजम्पशन कर रहे हैं, उसकी डिमांड ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर वो सब चीज़ें मार्केट में बिक रही हैं, जिसका लास्ट में भुगतान हम ही को करना पड़ता है, अपना इलाज करवा के, बहुत सारा पैसा इन हॉस्पिटल्स के अंदर में खर्च करके। तो जो फूड सेफ्टी है इसको इंश्योर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये कोई यहाँ पर एक व्यक्ति की हेल्थ की बात नहीं हो रही है, ये ऑल ओवर द इंडिया की पब्लिक हेल्थ रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होती है। तो यहाँ पे हमें साफ़ सफाई, न्यूट्रिशियस, ये सब चीज़ों को ज़्यादा प्रमोट करना आज के समय पर ज़रूरी है। यही चीज़ इस आर्टिकल में मेंशन की जा रही है दोस्तों, याद रखिएगा। अब जैसे कि आपको ये देखने को मिलेगा, वैसे इन व्यक्ति को जो इन्फेक्शन हुआ था ना वो फंगल इन्फेक्शन हुआ था, एक फंगस की वजह से उसमें फंगस लगा, वो कंज्यूम कर लिया होगा, तो वो फंगस की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से ब्रेन के अंदर में स्वेलिंग शुरू हुई, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। तो फंगस के लिए, बैक्टीरिया के लिए यहाँ पर एक अच्छा घर बन जाएगा अगर आप सही तरीके से फूड का स्टोरेज नहीं करते हैं। ये एक लाइव एग्जाम्पल अपने सामने प्रेजेंट है, याद रखिएगा इसके बारे में। ठीक है, फिर कुछ और चीज़ें इंडिया के लिए लेसन्स क्या हो सकते हैं, हम लोग को क्या क्या सीखना होगा, ये भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ये जो केस है, इस केस ने एक इंपॉर्टेंट चीज़ पे हाईलाइट किया है, वो क्या है, इम्प्रॉपर फूड स्टोरेज, स्पेशली पेरिशेबल आइटम्स का। कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जो सड़ने गलने वाले नहीं हैं, जिनको आप लंबे समय तक रूम टेम्परेचर भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन कुछ पेरिशेबल आइटम, सब्जी हैं या कुछ और प्रोडक्ट्स हैं जो सड़ सकते हैं, जैसे कोकोनट वाटर, इसको आपको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से स्टोर करना, रेफ्रिजरेटर में रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज बैक्टीरियल कंटेमिनेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, जो ओवरऑल एक इंसान अपने आप को हेल्दी बनाने के लिए, कंज्यूम करने के लिए लेकर आया था, लेकिन उसी की वजह से यहाँ पर उसकी डेथ हो गई। ब्रेन इन्फेक्शन, मेटाबॉलिक एंसेफेलोपैथी वाला केस निकल कर आया। अगेन इसमें भी यहाँ पर क्या होता है, दिमाग में एक सूजन वाला केस हमको देखने को मिल जाता है। समझ रहे हैं? तो ओवरऑल मामला क्या निकल कर आया,
कोकोनट वाटर इज़ नॉट दैट बैड। यहाँ पे प्रॉब्लम है आप उसको कैसे कंज्यूम करें, आप उसको कैसे रख रहे हैं, कैसा स्टोरेज आप लोगों ने यहाँ पे रखा है। वो केवल कोकोनट वाटर पे डिपेंड नहीं करता है, वो दूसरे और जितने पेरिशेबल आइटम्स में सभी के ऊपर ये केस एप्लीकेबल होता है, याद रखिएगा। ठीक है। अब ज़रूरत है कि हमें फूड सेफ्टी अवेयरनेस फैलाने की, इसके बारे में ज़्यादा जागरूकता नहीं है। जितना ज़्यादा यहाँ पर इसके बारे में चर्चाएं होंगी, इंपॉर्टेंट केसेस के बारे में चर्चा करना ज़रूरी है, ताकि लोग थोड़ा सा जागरूक बने, अपने बच्चों का, घर में बूढ़ों का, स्पेशली वो व्यक्ति जिनकी इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर है, उनका ध्यान रखा जा सके। क्योंकि यही वो लोग हैं, वल्नरेबल पॉपुलेशन, जिनको सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। अदरवाइज़ एक नौजवान है जिसकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है, वो बच जाएगा, थोड़ा बहुत मेडिकेशन लेगा, वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वल्नरेबल पॉपुलेशन मतलब ज़्यादातर घरों में है, तो उनको भी सिक्योर करना ज़रूरी है। समझ गए। अब बात आती है मेडिकल इम्प्लीकेशन की। तो यह है मेटाबॉलिक एन्सेफेलोपैथी। मैंने आपको बताया, आपसे क्वेश्चन बन जाए ये क्या है, तो एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पर एक वुड बॉर्न बैक्टीरिया, एक ऐसा बैक्टीरिया जो फूड में जन्मा है, उसमें ही पनपा है, वो एक इंसान के बॉडी में जाएगा तो उसके ब्रेन को, उसके ब्रेन वर्किंग प्रोसेस को कम कर देगा, कमज़ोर कर देगा, या उसका डिसफंक्शन कर देगा। समझ रहे हैं। तो क्वेश्चन यह है कि हमारे फूड के अंदर में ये जो बैक्टीरियल ग्रोथ है या फंगस ग्रोथ है, कब बढ़ती है? जब यहाँ पर उसमें मतलब उसको आप एयर में एक्सपोज कर देंगे, है ना। कुछ ऐसा आइटम होता है सड़ने गलने के, कहते हैं कि यार उसको एयर टाइट कंटेनर में रखना, रीज़न यही है। ठीक है, सड़ने गलने का चांसेस, फिर उसको कंज्यूम नहीं किया जा सकता। मॉइस्चर में आ जाना, इम्प्रॉपर टेम्परेचर, है ना, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जिसको फ्रिज में ही रखा जा सकता है, तो उसको रखना ज़रूरी है, कम टेम्परेचर पर रखना ज़रूरी है, अदरवाइज़ ख़राब हो जाएगा, सड़ जाएगा। ठीक है, तो इसमें रेफ्रिजरेशन का जो रोल है ना, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसके फैसिलिटीज़ पे हमें थोड़ा सा काम करना होगा। अगर ये नहीं कर पाएंगे तो अगेन ऐसे ही फेटल इन्फेक्शन यानी जानलेवा इन्फेक्शन के जो केसेस हैं वो नज़र आते रहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम ऐसा ना होने दें, क्योंकि ये एक एथिकल ऑब्लिगेशन है। जितने भी आइटम्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, बेच रहे हैं, कंज्यूमर्स हैं, इनको प्रॉपर स्टोरेज को फॉलो करने की ज़रूरत है, अपने पास में ये स्टोरेज रखने की ज़रूरत है। अगर वो कैपेसिटी नहीं है तो गवर्नमेंट यहाँ पर कुछ स्कीम्स शुरू कर सकती है, इनको ये सपोर्ट प्रोवाइड करवा सकती है। क्योंकि ओवरऑल इंडिया के लिए बहुत बड़ा लेसन है, ऐसे केसेस हमारे यहाँ आते रहते हैं। कुछ कुछ केसेस यहाँ पे अगर आप देख पाओगे वो ज़्यादा चर्चाओं में रहते हैं। अभी ये केस डेनमार्क का था वैसे, अगर मैं आपको बता दूँ तो। ठीक है, फिर अगर आप देख पाओगे, वैसे इंडियंस की इम्यूनिटी वैसे काफ़ी स्ट्रांग होती है, ये भी आपको पता होगा, बट हमें यहाँ पर प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट की जब हम लोग बात कर रहे हैं, ये एक ऐसा लॉ है इंडिया के अंदर में जो स्पेशली फूड सेफ्टी को प्रमोट करता है ना। आपने देखा होगा FSSAI के जो बहुत सारे टैग्स हैं आपके फूड के ऊपर में लगे होते हैं, आप उस पर विश्वास करते हैं, तो FSSAI को बीच में आना होगा, इसको और ज़्यादा मजबूत करना होगा, इन रेगुलेशंस को मजबूत करना होगा। हमें मॉनिटर करना होगा कि किस तरीके से आज मार्केट, सुपर मार्केट, घरों के अंदर में फूड को हैंडल किया जा रहा है ना। गलत तरीके से अगर हैंडल हो रहा है तो उनको अवेयरनेस देने की ज़रूरत है। अवेयरनेस कैंपेन आप जगह जगह पे चला सकते हैं कि फूड का स्टोरेज इस तरीके से होगा, हम हाइजीन को ऐसे हेल्प कर सकते हैं, हाइजीन को मेंटेन करेंगे तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े माइक्रोबियल इन्फेक्शंस या ऐसे खतरनाक इंसिडेंट से बच सकते हैं। इन इंसिडेंट्स के एग्जाम्पल्स देने होंगे ताकि लोग यहाँ पर वाकई में समझें कि हाँ ऐसा केस सामने आया है, देन उसके बाद में प्रिकॉशंस लेना यहाँ पे शुरू करें। आई होप आपको यहाँ पर भी बढ़िया तरीके से क्लैरिटी मिल चुकी है। ठीक है, फिर जब बात होती है कोकोनट की, तो थोड़ा सा एग्जाम के लिए भी ध्यान रखना यार, अलग से पॉइंट बता रहा हूँ। वर्ल्ड कोकोनट डे हम हर साल 2 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं। पिछले साल भी सेलिब्रेट किया गया था, अभी सितंबर आएगा तो इस साल 2025 में भी वर्ल्ड कोकोनट डे को सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन 2024 में जो वर्ल्ड कोकोनट डे सेलिब्रेट किया गया था, उसका थीम याद रखिएगा एग्जामिनेशन के लिए, वो है कोकोनट फॉर अ सर्कुलर इकॉनमी, बिल्डिंग पार्टनरशिप फॉर मैक्सिमम वैल्यू। अब जो थीम होता है, विषय होता है, ये चेंज नहीं होता, एज इट इज़ रटना पड़ेगा, एग्जाम में अगर पूछा जाएगा। वैसे यूपीएससी कम पूछता है, दूसरे एग्जामिनेशन के अंदर में इन डेज के थीम जो हैं वो ज़्यादातर पूछे जाते हैं। बाकी कोकोनट प्रोडक्शन में इंडिया का एक बहुत बड़ा रोल है। अगर आप देखोगे, भारत एक वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर माना जाता है दुनिया में कोकोनट प्रोडक्शन के मामले में। 2022-23 के अंदर में अगेन हम लोगों ने 20,000 मिलियंस से भी ज़्यादा जो ये कोकोनट्स हैं वो हमने प्रोड्यूस किए थे। तो आज इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन कौन से हैं, याद रखिएगा, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु। क्योंकि यही चीज़ आपको याद होगा दोस्तों, यूपीएससी ने 2024 में कोकोआ प्रोडक्शन को लेकर पूछ लिया था कि बताइए कहाँ कहाँ पर प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा कोकोनट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स की, तो केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु। हमारे जो सदर्न स्टेट्स हैं वो कोकोनट प्रोडक्शन के मामले में डोमिनेट करते हैं इंडिया में। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए दोस्तों, अगले इंपॉर्टेंट आर्टिकल पर आते हैं। ये भी काफ़ी रेलिवेंट होने वाला है, आज के न्यूज़पेपर में पेज नंबर 1 पे प्रेजेंट है, और जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी के साथ में आप इस आर्टिकल को लिंक कर सकते हैं। लेकिन इस आर्टिकल पर हम आगे बढ़ें उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं,
आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के पीडीएफ वगैरह मिलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आप देख पा रहे हो ये न्यूज़ आर्टिकल है, उसके बाद आज हम यहाँ पर ये डिस्कस करेंगे वही जो अभी मीटिंग हुई है बिम्स्टेक की, उसमें पीएम मोदी और साथ ही साथ में यूनुस के बीच में जो भी बातचीत हुई है वो यहाँ पर समझने वाले हैं। फिर कुछ और न्यूज़ आर्टिकल हैं हमारे डिफेंस के पर्सपेक्टिव से, फिर एनवायरमेंट के पर्सपेक्टिव से, अगस्त हिमालय बायोस्फीयर रिजर्व चर्चाओं में है। तो हर एक आर्टिकल को लेकर इस तरीके से आपके नोट्स फॉर्मेशन होते रहते हैं कि आप न्यूज़ भी पढ़ते रहते हैं, आपके नोट टेकिंग भी होती रहती है, टाइम आपका कहीं से कहीं तक वेस्ट नहीं होता कि मैं खुद से इधर से पढूं, इधर से ढूंढूं, यहाँ पे जाऊं, इस आर्टिकल पे जाऊं, इस वेबसाइट पे जाऊं, ये लिखूं, वो लिखूं, कुछ नहीं। कोई आर्टिकल है उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी यहाँ पे लगा दिया गया है। ये सारे बेनिफिट्स दोस्तों आपको मिल जाते हैं इस ग्रुप के अंदर में। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये जो ग्रुप है यहाँ पे पीडीएफ्स आपको मिलते हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में मिलते हैं, याद रखिएगा। क्योंकि और वे पीडीएफ कैसे मिलते हैं अगर मैं आपको एग्जैक्टली दिखाना चाहूँ तो आपके सामने होगा ये सारी चीज़ें, ताकि आप अपने डिसीजन को हाथों हाथ एक अच्छे तरीके से ले सकें। एक सेकंड रुको, बस ये रहा हमारे पीडीएफ्स। मैं आपको कल का पीडीएफ दिखा रहा हूँ क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आज का पीडीएफ अब जनरेट होगा। ठीक है, ये कल का पीडीएफ है 4 अप्रैल का। हमने कल एग्जाम फॉर्मेशन के बारे में डिस्कशन किया, उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख पाओगे हमने जीआई टैग के बारे में डिस्कशन किया है ना। तो हर एक डिटेल्स आपके सामने ये प्रेजेंट है। जीआई टैग को लेकर जो जो स्टेट्स हैं उनके इंपॉर्टेंट जीआई टैग्स ये सब मेंशन्ड है ना। इसमें चैलेंजेस क्या हैं ये आप देख पाओगे। एक सुंदर सा पीडीएफ जिसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, और जैसे मैंने बताया हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में, ये आप देख पाओगे हिंदी भाषा में भी आपको ये पीडीएफ मिल जाता है। और ये ग्रुप ज्वाइन करने का जो फी पेमेंट है वो भी बहुत मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए करना क्या है, व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि आई वॉन्ट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। वहाँ पर आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेमो वीडियो का लिंक मिलेगा। उसको देख लेना, चेक कर लेना, अपने आप को कंप्लीटली सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर अपना ये इन्वेस्टमेंट आप सभी लोग कर सकते हैं। ठीक है, बाकी क्लियरली सारी चीज़ आपके सामने मेंशन्ड है कि क्या क्या चीज़ आपको मिलने वाली है। चलिए फिलहाल अब आते हैं अगली इंपॉर्टेंट खबर की तरफ। ये खबर भी दोस्तों हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है, तो ध्यान से यहाँ पर इसको सुनिएगा। क्या है मैटर, अभी हम लोगों ने कल पढ़ा था कि यूएसए ने ये टैरिफ वॉर शुरू कर दिया है, क्योंकि इससे पहले जो डोनाल्ड ट्रंप हैं इन्होंने ये बोला था कि 2 अप्रैल को हम टैरिफ लगाना शुरू करेंगे। और ये टैरिफ नहीं है, ये याद रखिएगा, यह है रेसिप्रोकल टैरिफ। यानी ट्रंप ये कहते हैं कि अमेरिका के जितने भी इंपॉर्टेंट कंट्रीज ट्रेड पार्टनर्स हैं जो अमेरिका से व्यापार करते हैं, और उस व्यापार में अगर यूएसए डेफिसिट में है, यानी अमेरिका को अगर यहाँ पर इन केसेस के अंदर घाटा हो रहा है, तो उन केसेस में अमेरिका भी रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएगा। ये टैक्सेस लगाने के बाद में उस ट्रेड को बैलेंस करने की कोशिश करेगा। वही सिमिलर केस दोस्तों इंडिया के साथ में हुआ। अब कैलकुलेशन इन्होंने कैसे की है ट्रेड कैलकुलेट करने की, वो सब यहाँ पर नहीं पता, हमारे सामने जानकारी कम है। बट बताया ये क्या कि यूएसए ये कह रहा है कि इंडिया जो है 50% से ज़्यादा टैक्सेस हमारे ऊपर लगाता है। यानी कि यूएसए जब कोई सामान हमें बेचता है, एक्सपोर्ट करता है हमें, तो हम उस पर 50% टैक्स लगा देते हैं, जिससे वो सामान महंगा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल 100 रुपये का वो सामान था तो अब वो यहाँ पर 150 का हो गया, क्योंकि 50% गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया। तो वो जो एक्स्ट्रा 50 रुपये है वो गवर्नमेंट के पास चले गए, इससे गवर्नमेंट का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। यूएसए कहता है कि अब यही काम हम करेंगे, हम रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे, 50 नहीं तो कुछ तो कम लगाएंगे। तो ट्रंप ये कहते हैं पहले 27% टैरिफ था, बाद में उन्होंने यहाँ पर 26% कर दिया। तो यूएसए की साइड से ये मेंशन किया गया कि हम भी 26% टैरिफ लगाएंगे इंडिया के ऊपर। अब 26% टैरिफ लगाने से भारत के ऊपर में क्या होगा, अब इंडियंस जो भी सामान एक्सपोर्ट करेंगे यूएसए के अंदर में, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपये का सामान था या $100 का सामान था, कोई भी एग्जाम्पल ले लो, अब वो यहाँ पर 126 रुपये का बिकेगा। 26 रुपीज़ यहाँ पर ऑब्वियसली बात है उस एक्सपोर्टर को यूएसए की सरकार को देने होंगे। तो ये यहाँ पर यूएसए ने किया है। जिन जिन कंट्रीज़ के साथ में ट्रेड इम्बैलेंस चल रहा था उनके ऊपर में रेसिप्रोकल टैरिफ को इम्पोज कर दिया है। इसमें हर एक कंट्री चपेट में आई है, याद रखिएगा। ठीक है, वो जो आइलैंड मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, वो आइलैंड बेसिकली अगर आप देखोगे एक ऐसा आइलैंड है जो अनइनहेबिटेड आइलैंड है, जहाँ पर कोई इंसान नहीं है, उस पर भी 10% का टैरिफ यहाँ पर लगा दिया है इन्होंने। वही तो कह रहे हैं, कैलकुलेशन पता नहीं कैसे किया इन्होंने, समझ रहे हैं। तो इन्होंने यहाँ पर 2 कैटेगरी रखी है। एक तो ये रखा है कि जिन कंट्रीज के साथ में व्यापार थोड़ा सा ज़्यादा डिसबैलेंस हो रहा है उन पे अलग अलग परसेंट में टैरिफ लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल चाइना को भी नहीं छोड़ा, चाइना तो सबसे पहले था लिस्ट में। चाइना के ऊपर में 34% टैरिफ लगाए हैं यूएसए ने, 34%, और कुछ परसेंट वो पहले भी लगा चुके हैं। तो अगर हम देखेंगे टोटल करंट समय पर वो 50% से ज़्यादा टैरिफ चाइना के ऊपर लग चुका है।
इंडिया की बात करें, जापान की बात करें, साउथ कोरिया की बात करें, हर एक देश के ऊपर में टैरिफ लगाया गया है अलग अलग परसेंटेज में। फिर इन्होंने एक बेस रेट भी लेकर चले हैं। बेस रेट मतलब 10% टैरिफ तो उन देशों पर लगेगा जिनके साथ में कुछ है भी नहीं या नहीं भी है, याद रखिएगा। समझ रहे हैं? यानी कुछ छोटे छोटे आइलैंड कंट्रीज जिनसे व्यापार में कोई इंपैक्ट भी नहीं पड़ेगा, उन सब के ऊपर में 10% टैरिफ लगा दिया है। ठीक है, जितने बड़े देश हैं उन पे 34%, 24%। इवन एक कंट्री आपने सुना होगा, लिजोथो। मैंने कल आपको बोला था मैप में देखना, लिजोथो एक अफ्रीकन कंट्री है। लिजोथो एक छोटा सा देश है, वो जेम्स और ज्वेलरीज का ट्रेड करता है यूएसए के साथ में, लेकिन लिजोथो के ऊपर में 50% के आसपास ये जो टैरिफ है वो इंपोज कर दिया गया। समझ रहे हैं? ये कुछ केसेस चल रहे हैं। तो क्वेश्चन यही था कि कोई रिटेलिएट करेगा क्या? हाँ बिल्कुल, क्योंकि दोस्तों यूरोपियन यूनियन खड़ा हो चुका था। यूरोपियन यूनियन का तो ये कहना था कि देखिए, हम भी मिलकर रिटेलिएट करेंगे, हम भी काउंटर टैरिफ को इंपोज करेंगे। यानी अगर यूएसए ऐसे लगा रहा है तो हम इधर से फिर से रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे। ये बात यूरोपियन यूनियन, जापान, ये सब कंट्री साथ में इकट्ठा होने के लिए कर ही रहे थे। इवन चाइना ने अपना एक बोल्ड मूव चल दिया पहले ही। चाइना ने कल दोस्तों यहाँ पे ये सब कुछ केस देखते हुए उन्होंने भी 34% का टैरिफ लगा दिया है ऑन द यूएस गुड्स। समझ गए? तो ये है न्यूज़, इसलिए बैकग्राउंड समझना ज़रूरी था कि मामला चल क्या रहा है। तो ट्रंप ने यहाँ पर चाइना पे लगाया, चाइना ने रेसिप्रोकल टैरिफ ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन कर दिया। चाइना बोल रहा है ठीक है, सही है, आप लगाओ हमारे ऊपर टैक्स, हम भी आपके ऊपर 34% टैरिफ लगा रहे हैं। इससे यहाँ पर ट्रंप थोड़े से चढ़ गए। ट्रंप कह रहे हैं यहाँ पर चाइना तो इतने से ही पैनिक हो गया। ठीक है, चाइना ने यहाँ पर ये बहुत गलत किया है, ये काम करके चाइना ने बहुत गलत गेम खेला है। अगर ये ऐसा करेंगे इसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो ये सब चीज़ें क्या दर्शा रहा है? रिलेशंस के ऊपर इंपैक्ट डाल रहा है, ट्रेड रिलेशंस के ऊपर इंपैक्ट डाल रहा है। एक नया टैरिफ वॉर की तरफ यहाँ पर दुनिया धीरे धीरे करके बढ़ रही है। हर एक देश एक दूसरे के ऊपर में इस तरीके से टैरिफ इंपोज करते रहेंगे, इन्फ्लेशन बढ़ेगा और क्या होगा? महंगाई और ज़्यादा उच्च स्तर पर जाने वाली है, जो यूएसए में गई भी है। आप देख पाओगे दुनिया भर की कंट्रीज़ के जो स्टॉक मार्केट्स हैं वो भी कहीं ना कहीं आज के समय पर अपने डिप रेट पर हैं। तो चाइना ने फिलहाल फ्राइडे में अनाउंस कर दिया कि ठीक है, हम भी 34% टैरिफ आपके इंपोर्ट्स के ऊपर लगा रहे हैं। अब आप भी हमें अगर सामान बेचोगे हम भी टैक्स लेंगे उसके ऊपर में। इवन इतने ही नहीं, चाइना और बोल्ड मूव चलता है। 34% टैरिफ के बाद यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो आप हमसे रेयर अर्थ एलिमेंट्स लेते हो ना, क्योंकि क्या है ना, करंट समय पर अब रेयर अर्थ एलिमेंट्स में दोस्तों आपको पता है लिथियम हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। अब लिथियम बहुत ज़रूरी है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बनाने के लिए, दूसरे और टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, है ना। तो ये कह रहे हैं कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स के ऊपर में भी हम अब क्या करेंगे, आपको बेचेंगे नहीं, क्योंकि चाइना के पास में ढेर सारे रेयर अर्थ एलिमेंट्स करंट समय पर प्रेजेंट है और वो एक्सपोर्ट करता है दुनिया भर की कंट्रीज़ को, चाहे यूएसए हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो कोई और दूसरा देश हो। ये कह रहे हैं कि ठीक है, 34% टैरिफ लो हमारी साइड से, आपने जो किया है उसके बदले में। उसके अलावा रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो है ये भी एक्सपोर्ट करना अब आपको हम बंद कर देंगे। इसमें कौन कौन से रेयर अर्थ एलिमेंट्स की बात हो रही है? तो इस लिस्ट में चाइना ने ऐड किया है सैमेरियम को, याद रखिएगा। सैमेरियम के साथ साथ यहाँ पर आप देख पाएंगे कुछ और प्रोडक्ट्स हैं, जैसे यहाँ पर है गैडोलिनियम, इनका इस्तेमाल होता है एमआरआई स्कैन के अंदर में। फिर सैमेरियम का इस्तेमाल होता है एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग के अंदर में, डिफेंस सेक्टर के अंदर में। ये कह रहे हैं हम आपको बेचेंगे ही नहीं, ठीक है। फिर उसके अलावा ये कह रहे हैं धीरे धीरे करके हम इसमें बहुत सारे रेयर अर्थ एलिमेंट्स को और जोड़ते रहेंगे। वो एलिमेंट जो आज टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में इस्तेमाल होते हैं, कंप्यूटर चिप्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज में इस्तेमाल होता है, ये हम अब यूएसए को देना बंद कर देंगे। समझ रहे हैं? ये चाइना की साइड से स्टेप चला गया है। अब जिसकी वजह से यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप थोड़े नाराज़ हो गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं चाइना के मूव को, चाइना ने गलत किया है ना, चाइना पैनिक हो रहा है इन सब चीज़ों को देख के। हमने तो रेसिप्रोकल टैरिफ ही लगाया है ना, पहले आप टैक्स लगा रहे थे, हमने पलट के लगा दिया, यही किया है। ये बेसिकली यहाँ पर ट्रंप का कहना है फिलहाल। अब यहाँ पर जो चाइना है वो भी कहता है कि देखिए, जो यूएसए ने किया है रेसिप्रोकल टैरिफ, ये भी तो गलत है ना, क्योंकि यूएसए किसी दूसरे ग्रुप के जितने रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको नहीं मान रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। आज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। ये वो संगठन है जिसका मेन काम है दुनिया भर के व्यापार को रेगुलेट करना, कंट्रोल करना। लेकिन क्या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन उस तरीके से वर्क कर रहा है जैसे पहले वर्क करता था? बिल्कुल नहीं, है ना, क्योंकि यहाँ पर भी जो रेसिप्रोकल टैरिफ है वो सीरियसली एक वायलेशन है। तो डब्ल्यूटीओ के नियमों का वायलेशन तो यूएसए ने शुरू किया है ना, ये रेसिप्रोकल टैरिफ का पूरा कॉन्सेप्ट इंपोज करके, ठीक है। तो यहाँ पर आप ऐसा करोगे तो हम भी ऐसा करेंगे। बाकी अगर आप देख पाओगे, पहले भी जो ये टैरिफ है ये इसका गेम चल रहा था, लेकिन थोड़ा सा माइन्यूट लेवल पर चल रहा था। अब ये टैरिफ का गेम और ज़्यादा एक्सपैंड हो चुका है।
इंडिया की बात करेंगे तो कल हमने आर्टिकल में पढ़ा था कि यूएसए ने भारत के ऊपर में 27% का टैरिफ लगा दिया है। वो 27% का कम करके इन्होंने 1% कम कर दिया, 26% टैरिफ लगा दिया। उस 1% से कोई ज़्यादा इम्पैक्ट तो पड़ने वाला नहीं है ना। लेकिन यहाँ पर यूएसए ये कहता है कि इंडिया जो है बहुत बड़े मार्केट को कैप्चर करके रखा हुआ है अमेरिका के, है ना। यूएस के जो भी जितना भी यहाँ पर सामान हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, 18% यहाँ पर बहुत सारा सामान एक्सपोर्ट किया जा रहा है भारत की साइड से इनको। तो अब यहाँ पर सिचुएशन जो है पूरी तरह से बदलने वाली है, चेंज होने वाली है। जो भी नए चेंजेस होंगे, नया टैरिफ वॉर जो भी शुरू होने वाला है, वो सब धीरे धीरे करके अपडेट आती रहेंगी, न्यूज़ आर्टिकल पब्लिश होते रहेंगे, वो सब हम डिस्कस करेंगे। अभी के लिए बस खाली इतना याद रखना, ये आपका न्यूज़ आर्टिकल है, कंप्लीटली मैंने आपको हर एक जो एस्पेक्ट है वो समझा दिए हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगली इंपॉर्टेंट खबर पर आते हैं। हाँ, ये खबर हमारे लिए बहुत ज़्यादा काम की है यार, एग्जाम में इसका बड़ा रोल भी है, याद रखिएगा। जीएस पेपर नंबर 2 के अंदर में इसको डाल लेना, इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन का टॉपिक्स हैं, वहाँ से आप इसको लिंक कर पाओगे। अब आपको पता होगा रिसेंटली मैं आपको फिर से पहले लेकर चलता हूँ और काफ़ी सारी चीज़ों को आपको कनेक्ट करवाता हूँ, थोड़ा समझ आएगा आपको कि पूरा मामला चल क्या रहा है। एक सेकंड रुकना यार। तो ये हो गई सफाई, अब सुनेगा, मेरी इंपॉर्टेंट चीज़ों को सुनना है। आप देखो, पहली चीज़ हम बात कर रहे हैं थाईलैंड की, ठीक है। थाईलैंड रिसेंटली न्यूज़ में आया। थाईलैंड और म्यांमार ये चर्चाओं में क्यों थे? चर्चाओं में इसलिए थे क्योंकि यहाँ पे भयंकर अर्थक्वेक आया, भूकंप आया, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर एक कारण था, ये चर्चाओं में थे। लेकिन थाईलैंड ना एक और दूसरे कारण की वजह से चर्चाओं में है, क्योंकि थाईलैंड में इस बार साल 2025 में बिम्स्टेक की मीटिंग हो रही है। कौन सी? बिम्स्टेक, इसकी मीटिंग हो रही है। अब समिट समाप्त हो चुका है। वैसे पीएम मोदी यहाँ पर बिम्स्टेक की मीटिंग को अटेंड करने गए थे। बांग्लादेश के जो चीफ एडवाइज़र हैं मोहम्मद यूनुस, इनके साथ में बातचीत हुई है और फिर उसके बाद में पीएम मोदी श्रीलंका चले गए। करंट समय पर वो श्रीलंका में पहुंच चुके हैं। तो श्रीलंका में भी कुछ जो डिस्कशंस होनी है, डील्स होनी है, उस पर बातचीत होगी, ठीक है। अब याद रखना है दोस्तों कि बिम्स्टेक की मीटिंग ये जो है ना पिछले काफ़ी दिनों से नहीं हुई थी, काफ़ी टाइम से नहीं हुई थी। तो फाइनली यहाँ पर अब ये बैंकॉक के अंदर में की गई, जहाँ पर बिम्स्टेक के अंदर में जो टोटल 7 नेशंस है, कितने? बिम्स्टेक की 7 मेंबर कंट्रीज़ है, याद रखिएगा। ये 7 की 7 कंट्रीज़ अवेलेबल थी यहाँ पर। इसमें थाईलैंड भी था, म्यांमार भी था। म्यांमार भी प्रेजेंट था, बांग्लादेश भी प्रेजेंट था, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है बांग्लादेश भी बिम्स्टेक का हिस्सा है, नेपाल भी बिम्स्टेक का हिस्सा है, म्यांमार भी बिम्स्टेक का हिस्सा है, थाईलैंड भी बिम्स्टेक का हिस्सा है, ठीक है। याद रखिए इंडिया भी बिम्स्टेक का हिस्सा है। 7 कंट्रीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं इस बिम्स्टेक के अंदर में। तो पीएम मोदी ने बिम्स्टेक की मीटिंग को अटेंड किया। उसको अटेंड करने के बाद में वो मोहम्मद यूनुस से बातचीत भी करते हैं। जब मोहम्मद यूनुस से बातचीत हुई तो कोई ज़्यादा यहाँ पर दोस्तों सल्यूशन नहीं निकले हैं, क्योंकि करंट समय पर आपको पता है सिचुएशन बांग्लादेश के अंदर ख़राब है। पिछले साल बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को निकाल दिया गया उनके देश से। फिर उस समय पर पूरा एक तरीके से डिक्टेटरशिप चला। अब चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस जो है वो लीड कर रहे हैं। इलेक्शन कब होंगे कुछ नहीं पता, इलेक्शन वो लोग करवा भी नहीं रहे हैं। ये बोल रहे थे कि इलेक्शन करवाऊंगा, जल्दी आऊँगा। अब जो भी पता नहीं, इलेक्शन होंगे नहीं होंगे कुछ नहीं पता। लेकिन ये भी यहाँ पर आपने देखा पिछले कुछ समय पर बांग्लादेश के अंदर जो माइनॉरिटीज़ हैं, वहाँ पे हिंदूज़ माइनॉरिटीज़ में, ठीक है, उनके ऊपर में अटैक भी बहुत ज़्यादा हुआ है। तो उस अटैक का मुद्दा यहाँ पर उठाया गया इस पर्टिकुलर अलग से मीटिंग के अंदर में। पीएम मोदी ने यहाँ पर इस इशू को उठाया है और वो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि देखिए ज़रा इस मामले को डील कीजिए। और ये बड़ा इशू है कि आपके देश में माइनॉरिटीज़ के ऊपर अटैक हो रहा है, ठीक है। फिर बांग्लादेश पता है क्या कहता है? जो ये मोहम्मद यूनुस है, ये कहते हैं कि ठीक है, हमारी भी एक डिमांड है। हमारी डिमांड ये है, शेख हसीना आज भारत में है, शेख हसीना को वापस बांग्लादेश भेजो। ये कहते हैं शेख हसीना का एक्सट्रेडिशन करो, बांग्लादेश भेजो। समझ रहे हैं? ये कुछ यहाँ पर आपस में इस तरीके की बातचीत यहाँ पर हुई है। फिर दूसरी तरफ म्यांमार के साथ में डिस्कशन हुआ है। अब म्यांमार में भी आपको पता है कोई सरकार तो है नहीं, क्योंकि म्यांमार में 2021 में पूरा मिलिट्री पावर ले लिया था वहाँ की मिलिट्री ने। तो म्यांमार के जो मिलिट्री हैं, पीएम जनरल जिनका नाम है मिन ऑंग ह्लाइंग, ये प्रेजेंट हुए थे इस बिम्स्टेक मीटिंग के अंदर, ये भी आए थे। तो पीएम मोदी ने इनके साथ भी कुछ डिस्कशन किया। पीएम मोदी ने यहाँ पर ये बोला कि देखिए म्यांमार के अंदर में मतलब उनकी मिलिट्री पावर, जो यहाँ पर पीएम आए थे उनसे ये बोला कि देखिए जितना जल्दी आप डेमोक्रेटिक प्रोसेस को रीस्टोर कर लेंगे उतना ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि डेमोक्रेसी होना ज़रूरी है। आपके म्यांमार में भी एक समय पर डेमोक्रेसी थी। ऑंग सैन सू की करके यहाँ पर आप देख पाओगे लीडर थी, लोग वोट देकर चुनते थे। और आपने क्या किया? सिचुएशन पलट दिया पूरा। डेमोक्रेसी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, तो डेमोक्रेसी को वापस से रिवाइव कीजिए, ठीक है। और उसके बदले में मिन ऑंग ह्लाइंग ने यहाँ पर भारत को थैंक यू भी बोला है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है जिस तरीके का भयंकर अर्थक्वेक आया था रिसेंटली म्यांमार के अंदर में,
हज़ारों लोगों की जान गई है। उसमें इंडिया सबसे पहला देश था जिन्होंने यहाँ पर एफर्ट्स लगाए, वहाँ पे हर एक प्रकार की जो सुविधा है वो प्रोवाइड करवाने की कोशिश की। ठीक है, बाकी फिर नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं केपी शर्मा ओली, इनके साथ भी बातचीत हुई है और इनके साथ भी बातचीत यहाँ पर सफल रही है। इंडिया नेपाल के पार्टनरशिप फ्रेंडशिप ऑलरेडी मजबूत है, जैसा आपको पता है। एनर्जी, कल्चर, कनेक्टिविटी, इनको लेकर कुछ डिस्कशन हुआ है, वो इस आर्टिकल में मेंशन किया गया। आई होप आपको एक क्लैरिटी मिल चुकी है कि पूरा मामला चल क्या रहा है। अब देखिए, एग्जामिनेशन में ये जो आर्टिकल है इतना बड़ा रोल प्ले नहीं करेगा। क्या रोल प्ले करेगा? कुछ भी नहीं। आपको बस खाली पता होना चाहिए बिम्स्टेक के बारे में, बस खाली ये जो न्यूज़ है ये भी तो पता होना चाहिए ना। इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, बिम्स्टेक क्यों चर्चाओं में था, रीज़न क्या था। और देखिए, इस बार तो थाईलैंड ने यहाँ पर बिम्स्टेक की मीटिंग को होस्ट किया है। अगले साल जो बिम्स्टेक की मीटिंग है वो बांग्लादेश के हाथ में है, बांग्लादेश इसको होस्ट करने वाला है, ये भी याद रखिएगा। एक इंपॉर्टेंट चीज़ तो यहाँ पे चलो हमको मिल गई है। अब इसके अलावा जो आपको पढ़ना है वो आपको अलग से डिटेल नोट्स क्रिएट करने पड़ेंगे। कोई बात नहीं, परेशान मत होइए, हम हैं यहाँ पर, डिटेल नोट्स भी क्रिएट करेंगे साथ में मिलकर। तो सर बिम्स्टेक है क्या? आइए फटाफट समझते हैं कुछ मिनटों के अंदर में। बिम्स्टेक है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब एक रीजन वाइज ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बेसिकली क्या करता है, साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया को कनेक्ट करने का काम करता है। अब वो कैसे करता है दोस्तों, चलिए मैं आपको समझाता हूं। कुछ फोटोज देखिए, इंटरेस्टिंग फोटोज। ये आपके सामने एक फोटो प्रेजेंट है, ये आप लोग देख पाओगे दोस्तों। बिम्स्टेक के अंदर में टोटल 7 कंट्रीज प्रेजेंट है। कितने? 7 देश प्रेजेंट है। वो 7 देश ये हैं। पहला इंडिया है, ठीक है, श्रीलंका है दूसरा, बांग्लादेश तीसरा, चौथा नेपाल, पांचवा भूटान, छठा म्यांमार, सातवां थाईलैंड। थाईलैंड में मीटिंग हुआ था, नेक्स्ट मीटिंग बांग्लादेश में होना है। पीएम मोदी ने बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, इन सब की लीडर्स के साथ में डिस्कशन किया है, ठीक है। और याद रखिएगा, बिम्स्टेक का सबसे पहला मीटिंग हुआ था 1997 में बैंकॉक डिक्लेरेशन के तहत, यानी कि थाईलैंड में। तो ये 7 कंट्रीज के नाम तो ध्यान रखने हैं, क्योंकि बिम्स्टेक काफ़ी चर्चाओं में आ चुका है। इस ग्रुप को बनाया गया था, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे फोकस करना, क्योंकि ये सारे देश यहाँ पर एशिया, साउथ एशिया, इनको यहाँ पर आराम से कनेक्ट किया जा रहा है। ये आप देख पाओगे, जो ये रीजन है ना जहाँ पे ये कर्सर घूम रहा है, ये बे ऑफ बंगाल है। तो बे ऑफ बंगाल के आसपास के जितने भी देश हैं इनको कनेक्ट किया गया है इस बिम्स्टेक वाले ग्रुप के माध्यम से। नाम है इसका बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन है। तो बिम्स्टेक के आसपास के देशों को यहाँ पे बे ऑफ बंगाल के आसपास की नेबर कंट्रीज को कनेक्ट किया गया है। ये सारे देश मिलकर कोलैबोरेट करते हैं, एक दूसरे के मेंबर्स को असिस्ट करते हैं, सपोर्ट करते हैं। इनका मेन काम है बे ऑफ बंगाल वाले रीजन के अंदर में जो पॉवर्टी है, गरीबी है, इसको यहाँ पर कम करना। याद रखिए, 7 मेंबर्स के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। पहला समिट इनका थाईलैंड में हुआ था, ये बात भी नोट करके चलनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि एक बार ब्रिक्स समिट को लेकर यही क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्रिक्स समिट की जो सबसे पहली मीटिंग है वो कहाँ पे हुई थी। तो मेंबर्स क्लियर हो गए। इसका जो हेडक्वार्टर बिम्स्टेक का वो कहाँ पर है? ढाका बांग्लादेश के अंदर में प्रेजेंट है। पर्पस ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। बाकी लास्ट पॉइंट यहाँ पर यह है कि इनके बीच में एक अभ्यास भी होता है, एक एक्सरसाइज भी होती है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका नाम है DMEX। DMEX, बिम्स्टेक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज। कहीं पर कोई डिजास्टर, कोई आपदा आती है तो ये सारे के सारे जो कंट्रीज हैं वो मिलकर उस पर्टिकुलर सेक्टर में फिर काम करते हैं। याद रखिएगा, ये सारी की सारी बात हमारी बिम्स्टेक की हो गई। कंट्रीज कौन कौन सी कनेक्ट हैं इसमें ये समझ में आ गया। बस खाली इतना आपको अलग से पढ़ना था, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। न्यूज़पेपर का करंट इशू समझ में आया, एनालिसिस हो गया, नोट जनरेट हो गए, काम खत्म, आगे बढ़ो। ठीक है, ये हो गया क्लियर, ये भी हो गया। चलिए दोस्तों, अगली खबर पर आते हैं। अगली खबर बहुत ही ज़्यादा शानदार एंड बहुत ही ज़्यादा काम की। इतनी काम की, यूपीएससी ने 2 बार क्वेश्चन पूछा है। ऐसे टॉपिक यूपीएससी को पसंद है। एनवायरमेंट के अंदर में कई बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सर कौन से पेज नंबर पर है? ये खबर दोस्तों हमारे पेज नंबर 5 पे है आज के न्यूज़पेपर में। आपके पास में अखबार है, वेल एंड गुड, नहीं है तो आपके सामने यहाँ पर यह आर्टिकल प्रेजेंट है। चलिए समझते हैं अब यहाँ पर मामला क्या है। सर ऐसी मतलब सुप्रीम कोर्ट बीच में आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी जो है इनको डायरेक्ट किया है, इनसे बोला है कि भाई अगस्त्यामला बायोस्फीयर रिजर्व का जो जंगल है इसका सर्वे कीजिए। सर्वे करके ये देखिए कहाँ कहाँ पर एंक्रोचमेंट हुआ है, लोगों ने यहाँ पर कह सकते हैं सेटलमेंट बढ़ा दिया है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जा रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है ना, पेड़ काटे जा रहे हैं। तो ये इस चीज़ को रोकना होगा। प्रॉब्लम यह है कि अभी हम देख पा रहे हैं जो हैदराबाद का यहाँ पर जो पूरा केस है, HC यूनिवर्सिटी जो है उसको भी एक्सपैंड किया गया। जिस तरीके से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन शुरू करने की बात हो रही है, फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर भी रोक लगाई। आपने वीडियोस वगैरह देखे होंगे किस तरीके से यहाँ पर मोर की रोने की आवाज़ आ रही है। वही केस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अगस्त्यामला बायोस्फीयर रिजर्व के साथ में। सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल एम्पावरमेंट कमेटी से ये बोला आप सर्वे कीजिए
और पूरा का पूरा जो ये जंगल है ना, इसको देखिए कहाँ कहाँ पर ज़बरदस्ती एंक्रोचमेंट किया गया है, कहाँ कहाँ पर इलीगल काम चल रहा है, कहाँ कहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं। तो इसको देखते हुए 16 पेज का जजमेंट यहाँ पर यह सुप्रीम कोर्ट देता है। जजमेंट बस खाली इसीलिए है ताकि फॉरेस्ट एरिया को प्रोटेक्ट किया जा सके, टाइगर हैबिटेट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके, क्योंकि अगस्थ्यामला बायोस्फीयर रिजर्व केवल बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, यहाँ इसके अंदर में बहुत सारी सेंचुरीज आती हैं, बहुत सारे छोटे छोटे पार्क्स आते हैं, बहुत सारे एनिमल्स की स्पीशीज़ हैं, प्लांट्स की स्पीशीज़ हैं, उनकी सुरक्षा कौन करेगा? क्योंकि ये अगस्थ्यामला बायोस्फीयर रिजर्व छोटा मोटा बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। आप इमेजिन करो 3,500 किलोमीटर्स, मैं फिर से बोल रहा हूँ किलोमीटर्स, 3,500 किलोमीटर का बायोस्फीयर रिजर्व है ये। 2 राज्यों में फैला हुआ है, तमिलनाडु और केरला के अंदर में। तो इसको यहाँ पर मेंटेन करना ज़रूरी है। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अगस्थ्यामला बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को की साइड से ऑलरेडी यहाँ पर एक टैग दिया जा चुका है, यूनेस्को की इसको एक पहचान मिल चुकी है। तो इसकी प्रोटेक्शन करना हमारी जिम्मेदारी है। आज शहरीकरण बढ़ रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर आप कंस्ट्रक्शन को बढ़ा रहे हैं, ये सब आने वाले समय पर हमारे एनवायरनमेंट को ही बर्बाद करेगा। और जिस तरीके का हम आज एक्शन लेंगे उसका रिएक्शन मिलने वाला है आने वाले समय पर। जो हो भी रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, टेम्परेचर बढ़ना, ये सारे इश्यूज हम लोग फेस कर रहे हैं। वही टॉपिक यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाया। अब ये नॉर्मल बातें हैं, ये आप लोग पढ़ते ही हैं, लेकिन एग्जाम में आप लोगों से अगस्थ्यामला बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में डायरेक्टली, बिल्कुल डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अब पढ़ना क्या है चलिए मैं आपको बताता हूँ। ये आपका कुछ डिटेल आ गया रिगार्डिंग अगस्थ्यामला बायोस्फीयर रिजर्व। एक प्रोटेक्टेड एरिया है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। बायोस्फीयर रिजर्व होते क्या है अभी मैं आपको बताऊंगा, सो डोंट वरी। ठीक है, 2001 में इसको एस्टेब्लिश किया गया। 2 राज्यों में फैला हुआ है, केरला एंड तमिलनाडु। अगर मैं आपको पर्टिकुलरली एक मैप दिखाऊं, फोटोज दिखाऊं, क्योंकि फोटोज से आप अपने पिक्टोरियल मेमोरी वाले सेक्शन में इसको ऐड कर पाएंगे। ये हमारे पास में बायोस्फीयर रिजर्व्स का एक इंपॉर्टेंट मैप है जो इंडियन एक्सप्रेस की साइट से रिलीज किया गया था, बट इसमें सभी बायोस्फीयर रिजर्व्स को टैग नहीं किया गया है। हमें फिलहाल अगस्थ्यामला देखना है। तो ये है दोस्तों यहाँ पर अगस्थ्यामला बायोस्फीयर रिजर्व, तमिलनाडु एंड केरला के अंदर में फैला हुआ है। कुछ हिस्सा इसका केरला में है, कुछ हिस्सा यहाँ पर इसका तमिलनाडु में। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब आगे की बात सुनिए। सर बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या होते हैं? बायोस्फीयर रिजर्व याद रखिएगा एक इंटरनेशनल डेजिग्नेशन है, बस खाली एक टैग है जो यूनेस्को ने दिया है। ये वो रिजर्व्स हैं जहाँ पर बहुत सारा नेचुरल कल्चरल लैंडस्केप प्रेजेंट है। ये बायोस्फीयर रिजर्व का मेन काम ये होता है कि यहाँ पर एनिमल्स की प्रजातियाँ सुरक्षित रहें। कुछ और यहाँ पे लोग रह रहे होते हैं उन जंगलों के थोड़े बाहर, उनके बाउंड्री के आसपास, उनको भी यहाँ पर रहने की सुविधा प्रोवाइड करवाई जाए, ताकि एक इंसान अपने नेचर के साथ में कांटेक्ट बना के रख सके। तो बायोस्फीयर रिजर्व ऐसे स्पेशल एनवायरनमेंट होते हैं हमारे लोगों के लिए, नेचर के लिए। सबसे बड़ा एग्जाम्पल होते हैं कि कैसे एक ह्यूमन बीइंग नेचर के साथ में मिलकर रह सकता है, कैसे एक इंसान अगर नेचर की रिस्पेक्ट करेगा तो उसके बदले में नेचर भी यहाँ पर उस ह्यूमन बीइंग की रिस्पेक्ट करेगा। उस चीज़ के लिए यहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व्स को डेवलप किया गया। जहाँ पर भी आपको बायोस्फीयर रिजर्व देखने को मिलता है, अलग अलग आप नाम सुनते हैं, उन बायोस्फीयर रिजर्व का अपने आप में स्ट्रक्चर होता है। उनको 3 पार्ट्स में बांटा जाता है। उनका एक होता है कोर जोन, दूसरा होता है बफर जोन एंड तीसरा होता है ट्रांजिशन जोन। अब ये तीनों जोन्स होते क्या हैं, आइए मैं आपको इस वाले फोटो से समझाता हूँ। नीचे इसके प्रेजेंट है, बहुत ही ज़्यादा शानदार है। ये देखिए, जो नीचे वाला हिस्सा है बिल्कुल अंदर, ये डार्क ग्रीन वाला है, यह है यहाँ पर कोर जोन। और जो बाकी यहाँ पे लाइट ग्रीन वाला है यह है बफर जोन। और जो यहाँ पर बिल्कुल लाइटिश येलो वाला है, जहाँ पे झोपड़े दिख रहे हैं, पेड़ पौधे हैं, घर लोगों के यहाँ पर देखने को मिलेंगे, यह है ट्रांजिशन जोन। तो इन 3 जोन्स में हमारा ये बायोस्फीयर रिजर्व बटा होता है, याद रखिएगा। जो कोर जोन होता है इसको हाईली प्रोटेक्टेड एरिया कहा जाता है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट एनिमल्स और प्लांट्स की स्पीशीज़ होती हैं जिनको सुरक्षा दी जाती है, तो वो हमारे कोर जोन में आते हैं। देन उसके बाद बफर जोन है। बफर जोन बेसिकली खाली एक बाउंड्री, एक बॉर्डर बना दिया गया है प्रोटेक्शन के लिए, है ना, इको टूरिज्म की ट्रेनिंग के लिए, बाकी सब चीज़ों के लिए यहाँ पर एक बॉर्डर सा बना दिया गया है। फिर इसके बाहर यहाँ पे जो लैंड एरिया है दोस्तों, वो ट्रांजिशन एरिया होता है, जहाँ पे लोग रहते हैं, नेचर के साथ में कनेक्ट कर पाते हैं, नेचर के साथ में मिलकर रह पाते हैं। इस तरीके से बायोस्फीयर रिजर्व 3 स्ट्रक्चर में डिवाइडेड होता है। याद रखिएगा, क्योंकि हम ये सब पढ़ते तो हैं, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, कई बार इनका जो मीनिंग है, मतलब है, वो भूल जाते हैं। फिर बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो आज हमारे भारत में टोटल कितने बायोस्फीयर रिजर्व है ये आपको बताना है। नंबर क्या है, 18 है या 20 है, बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में। अगर 18 है तो 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स आपके सामने यहाँ पर ये सारी डिटेल्स मेंशन्ड है। हम अगस्थ्यामला बायोस्फीयर रिजर्व यहाँ पर इस वाले की बात कर रहे हैं, इस वजह से आज हम ये सारा का सारा डिस्कशन कर रहे हैं। बाकी और कुछ जाना है तो ये पूरी डिटेल्स बायोस्फीयर रिजर्व की यहाँ पे प्रेजेंट है।
कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व कौन कौन से स्टेट्स में, कौन कौन से स्टेट्स के कौन कौन से पार्ट में फैले हुए हैं, पूरा रिपोर्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अगेन वो भी पढ़ना होगा, मैं आके यहाँ पर सामने देख के बोलूँगा तो उससे कोई फ़ायदा थोड़ी है, आपको खुद यहाँ पर उसको रीड करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है वो समझ में आ गया। अब आगे सुनिए दोस्तों, 2 राज्यों में फैला हुआ ये आप समझ गए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इस बायोस्फीयर रिजर्व में एक इंपॉर्टेंट स्पीशी पाई जाती है जिसको बोलते हैं चिंकुरिंजी। ठीक है, ग्लूटा ट्रेवेंकोरिका। तो एक प्लांट की स्पीशी यहाँ पर देखने को मिलती है। ये जो प्लांट है ये अपने मेडिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए जाना जाता है, एक दवा का काम करता है, इंसान का ब्लड प्रेशर कम कर सकता है, आर्थराइटिस को ठीक करने के लिए यहाँ पर ये जाना जाता है। ठीक है, उसके अलावा याद रखिएगा दोस्तों कि ये जो यहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व की हम बात करें, अगस्थ्यामला बायोस्फीयर रिजर्व, इसके अंदर में और भी बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या और भी रिजर्व्स आते हैं, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। ठीक है, जब मैं बात करता हूँ दूसरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है तो उसमें शेंदुरने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पेपरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेयार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कलक्कड़ मंदुथुरई टाइगर रिजर्व, वो सब इसी अगस्थ्यामला बायोस्फीयर रिजर्व के अंडर में आता है, इसके अंदर प्रेजेंट है। फिर 2016 में अगर देखेंगे तो अगस्थ्यामला बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बनकर आता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगस्थ्यामला एक ऐसा बायोस्फीयर रिजर्व है जहां पे आपको याद रखना है एक बहुत ही ज़्यादा पुरानी एशियन ट्राइब आज दुनिया में प्रेजेंट है, जो सर्वाइव कर रही है, वो इसी पर्टिकुलर बायोस्फीयर रिजर्व में प्रेजेंट है। उस ट्राइब का नाम है कनिकरन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब ये सब कुछ मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, उसके पीछे का रीज़न क्या है, रीज़न आपके सामने ये प्रेजेंट है। 2019 का यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कोई ज़्यादा पुराना तो नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन ये था, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन अगस्थ्यामला बायोस्फीयर रिजर्व। अगस्थ्यामला बायोस्फीयर रिजर्व में क्या क्या आता है, नेयर, पेपरा शेंदुरनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कलक्कड़ मंदुथुरई टाइगर रिजर्व। पहला ही ऑप्शन सही है, इसलिए इसको बोल्ड कर रखा है। ठीक है, दूसरा देखोगे साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ये नहीं आता। तीसरा में मुखुर्ती, ये नहीं आता। फिर नागार्जुना श्रीशैलम, ये नहीं आता। तो अगस्थ्यामला बायोस्फीयर रिजर्व में यही कुछ रीजन्स आते हैं, 3 रीजन, जिसके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा है ना। ये डिटेल्स मैं ऑलरेडी यहाँ पर आपको शेयर कर चुका हूँ कि इसमें क्या क्या आता है। नेयर सेंचुरी, कलक्कड़ मंदुथुरई, पेपरा शेंदुरनी सेंचुरी, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक, क्लियर हो गया। चलिए फिर क्लियर हो गया तो अगले आर्टिकल पर आते हैं। ये भी समस्या आपकी क्लियर हो गई, करंट प्लस स्टैटिक नोट्स एवरीथिंग। अगला आर्टिकल भी काम का है और ये टॉपिक ना जीएस पेपर नंबर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्या बात हो रही है दोस्तों, CSIR एंड NAL। CSIR क्या है, यह है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च बॉडी। ठीक है, इन्हीं के अंडर में आता है एक NAL, नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरीज। इन्होंने एक टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर अग्रीमेंट कर लिया है। टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर अग्रीमेंट क्या होता है, एक ऐसा अग्रीमेंट जो 2 कंपनीज के बीच में हो रहा है और दोनों कंपनीज का यहाँ पर मेन टारगेट यह है कि जिस कंपनी को ये टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर अग्रीमेंट दिया जा रहा है वो प्रोडक्ट के साथ साथ टेक्नोलॉजी भी यहाँ पर ट्रांसफ़र करेगा, याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये अग्रीमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक प्राइवेट कंपनी को ये अग्रीमेंट दिया जा रहा है और उस प्राइवेट कंपनी से हम हंसा ट्रेनर प्लेन्स बनवाएंगे, याद रखिएगा। क्या बनवाएंगे, हंसा ट्रेनर प्लेन्स। अपने पायलट्स को ट्रेन करने के लिए ये छोटे छोटे प्लेन बनाए जाते हैं। इससे पहले हमारे पास में हंसा प्लेन थे जिनको ऑलरेडी 1998 में बना लिया गया था। उसमें बहुत सारा बाहर का जो सामान है वो इस्तेमाल हुआ था ना। फाइनली पहली बार ऐसा होगा, फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि कोई प्राइवेट कंपनी भारत की इस तरीके से ट्रेनर एयरप्लेन्स बना रही होगी जो ट्रेन करने के लिए होगा और वो कम्प्लीटली इंडिया में बनाया जाएगा। यानी कम्प्लीटली उसका डिज़ाइन हो गया, चाहे उसका डेवलपमेंट हो गया, वो इंडिजीनियस तरीके से होने वाला है। ठीक है, तो दिस वुड बी द फर्स्ट टाइम दैट द एयरक्राफ्ट वुड बी मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। पहली बार ऐसा होगा जब एयरक्राफ्ट पहली बार हम भारत में अपनी खुद की टेक्नोलॉजी से बना रहे होंगे। नाम इसको दिया है हमने हंसा NG, यानी ये एडवांस वर्जन है पुराने वाले से। पहले भी हमारे पास में हंसा प्लेन्स थे, जैसे मैंने आपको बताया, उससे एडवांस वाला वर्जन यहाँ पर रेडी किया जा रहा है, जिसके लिए प्राइवेट सेक्टर को ये सारा का सारा काम जो है वो सौंपा गया है। अब एग्जाम के लिए क्या ध्यान रखना है, कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है। ये आपको मैंने इस आर्टिकल की कुछ डिटेल्स प्रोवाइड करवा दी हैं आपके सामने। ठीक है, कि भाई क्या अग्रीमेंट हुआ है, कौन सी कंपनी है, पायनियर क्लीन AMPS प्राइवेट लिमिटेड, ये प्राइवेट कंपनी है जिसके साथ में ये सारा डिस्कशन हुआ है। इससे क्या होगा, इस कदम से जो भारत है वो सेल्फ रिलायंसी की तरफ बढ़ रहा होगा। आत्मनिर्भर भारत को हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर रहे होंगे क्योंकि इन एयरक्राफ्ट को हम खुद से बनाएंगे। तो ये हंसा 3 NG एयरक्राफ्ट बनाने की बात हुई है। ये नेक्स्ट जनरेशन का एयरक्राफ्ट है, 2 सीटर ट्रेनर एयरक्राफ्ट होने वाला है। और मैंने आपको बताया इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा, हम इसको खुद से बनाने वाले हैं। इससे पहले इसका ओरिजिनल 1998 में बनाया गया था। ठीक है, फिर अब इसका यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा ट्रेनर्स को ट्रेन करने के लिए।
मतलब ट्रेनर होगा वो यहाँ पर पायलट को ट्रेन करेगा अपने इन एयरक्राफ्ट के माध्यम से। इसके फीचर्स क्या हैं? इसमें रोटेक्स डिजिटल कंट्रोल इंजन का इस्तेमाल किया गया है। लाइट वेट है इसका, बहुत ज़्यादा हल्का वेट है, तो फ्यूल का कम खर्चा आएगा, ड्यूरेबिलिटी होगी, ऊंचाई पे उड़ पाएगा। ठीक है, सामने यहाँ पर इसका जो कॉकपिट है जहाँ पर ये सारे हमारे पायलट बैठने वाले हैं, उसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेशन का इस्तेमाल किया गया है। पहले वो सिस्टम नहीं था। ठीक है, तो ये कुछ बदलाव करे गए। तो ऑब्वियस ही बात है, जो ये प्राइवेट कंपनी को ये सारा काम सौंपा गया है, पायनियर कंपनी को, ये इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी करेगी, मार्केटिंग भी करेगी, आफ्टर सेल सर्विस भी प्रोवाइड करवाएगी, मेंटेनेंस एंड सपोर्ट का काम भी प्रोवाइड करवाएगी। ओवरऑल इससे इंडिजनाइजेशन बढ़ेगा, आत्मनिर्भर भारत को बढ़ा रहे होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट खुद डेवलप कर रहे होंगे, और खुद डेवलप करने के साथ साथ दोस्तों भविष्य में इसको एक्सपोर्ट करने की ताकत भी हम लोग रखते हैं। अब क्वेश्चन यह है, ये एयरक्राफ्ट दिखता कैसे है? अपनी पिक्टोरियल मेमोरी के लिए, लंबे समय तक याद रखने के लिए आप देख पाओगे, कोई ऐसा नहीं है बहुत ह्यूमंगस साइज़ का है, छोटे साइज़ का यहाँ पर ये एयरक्राफ्ट है, मतलब एयरक्राफ्ट है हंसा एनजी। ठीक है, हमने खुद से बनाया है स्पेशली पायलट ट्रेनिंग के लिए। मैंने आपको बता दिया, एरो इंडिया जो अब की बार स्पेस प्रोग्राम चला था, उसके अंदर में दोस्तों इसको शोकेस भी किया गया था। ये हंसा एनजी के बारे में सारी डिटेल्स हो गई, ये यहाँ पर आपकी फ़ोटो प्रेजेंट हो गई। आई होप ये भी क्लैरिटी मिल चुकी है। चलिए फिर अगले आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल ये है, पेज नंबर 9 के ऊपर में प्रेजेंट है, और ये बहुत ही ज़्यादा काम का है, द रिस्की जैब। अब देखिए, वैसे तो मुझे ये पहले पढ़ा देना चाहिए था, क्योंकि कुछ दिनों पहले ये आर्टिकल प्रेजेंट हुआ था हमारे न्यूज़पेपर में। आप देखोगे कंप्लीट पेज डेडिकेट किया गया है, इस पूरे कंप्लीट पेज को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, केवल छोटा सा मुद्दा पढ़ने की ज़रूरत है। और वो है दोस्तों, यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा केस है ना, ये केरला का केस निकल कर आया है। अब ये केरला का केस क्या है? केरला के अंदर में एचआईवी के केसेस जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। अब एचआईवी का आप सुनते होंगे, आप लोग एड्स के बारे में सुनते होंगे, तो ये केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, स्पेशली स्टूडेंट्स के बीच में। रिसेंटली यहाँ पर एक मुद्दा निकल कर आया, ये आप देख पाएंगे। हाल ही में एक न्यूज़ ये निकल कर आती है जिसमें बताया गया कि 10 व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने इंजेक्शन से ड्रग्स का इस्तेमाल किया, उनके अंदर में एचआईवी का जो केसेस है वो पाया गया। फिर वो इंजेक्शन उन्होंने शेयर किया होगा, क्योंकि जब भी यहाँ पर इंजेक्शन किसी एचआईवी वाले पेशेंट में लगेगा, वो दूसरे में शेयर होगा, तो एचआईवी ट्रांसमिट हो जाता है एक इंसान से दूसरे इंसान में। तो काफ़ी लोगों में एचआईवी पॉजिटिव के केसेस देखने को मिले, और ये कहीं ना कहीं पूरी प्रॉब्लम ड्रग ट्रैफिकिंग के इशू को दर्शाता है। आज इंडिया के अंदर में ड्रग्स की समस्या बहुत ज़्यादा है, काफ़ी सारे लोग हैं जो इसके एडिक्शन में आ जाते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम्स में फंस जाते हैं। तो ये जो ड्रग ट्रैफिकिंग के केस है, गुजरात, राजस्थान, केरला, यह सभी जगह से आ रहे हैं, मुंबई से निकल कर आ रहे हैं। काफ़ी सारे ड्रग बस्ट होते हैं, सीज किए जाते हैं, या आप लोग रेगुलर बेसिस पे खबर पढ़ते रहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है आज दोस्तों यहाँ पर एचआईवी इन्फेक्शन के बारे में, कि एचआईवी किस तरीके से एक बड़ी प्रॉब्लम बन सकता है, इसका सोल्यूशन क्या है, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एचआईवी है क्या, भारत में इसकी स्थिति क्या है, ये जानना आपके लिए ज़रूरी है दोस्तों। इस न्यूज़ आर्टिकल से ज़्यादा ये कुछ बेसिक बातें जानना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए सुनते हैं, आगे बढ़ते हैं, और मैं आपको दोनों का डिफरेंस सिंपल तरीके से समझा दूंगा कि एचआईवी और एड्स क्या होता है, दोनों में फ़र्क क्या होता है। काफ़ी लोग समझ रहे होंगे दोनों एक ही होता है, नहीं, दोनों एक नहीं, अलग अलग है। जब बात करते हैं एचआईवी की, तो यह है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, दुनिया में एक सबसे बड़ी परेशानी हेल्थ को लेकर। ठीक है, और ध्यान में रखना इससे क्या होता है, इससे यहाँ पर एक इंसान का इम्यून सिस्टम के ऊपर में बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। और एचआईवी की कंडीशन अगर बदतर होती चली जाएगी, तो इसके बाद यहाँ पर इसकी जो दूसरी स्टेज आती है वही एड्स कहलाती है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। नाम से पता चल रहा है हम इम्यूनोडेफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं। क्योंकि ये आपको पता है, एक इंसान की जो इम्यूनिटी है उसको स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है अगर वो दूसरे इन्फेक्शन से लड़ना चाहता है, वायरल इन्फेक्शन हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, या कोई और दूसरा प्रकार का इन्फेक्शन हो। ठीक है, हम इम्यूनिटी बूस्ट की बात करते हैं। जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग, वो यहाँ पर भारी से भारी बीमारी से लड़ने की ताकत रखती है, उसका शरीर ताकत रखता है। अगर इम्यूनिटी कंप्रोमाइज़ हो जाए या इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर हो जाए, तो दोस्तों यहाँ पर छोटी छोटी बीमारी जानलेवा हो सकती है, जैसे मैंने आपको पढ़ाया। तो इसलिए जो एचआईवी है, एचआईवी के अंदर में एक इंसान की जो इम्यूनिटी है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। नाउ क्वेश्चन ये है, एचआईवी एग्जैक्टली क्या है और ये एक बॉडी को अफेक्ट कैसे करता है? यह है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ये क्या करता है, हमारे बॉडी के अंदर में एक अच्छे सेल्स प्रेजेंट है जिसको बोलते हैं CD4 सेल्स। इन सेल्स को सीधा सीधा अटैक करता है। जो ये CD4 सेल्स हैं, याद रखिएगा, एक प्रकार के वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। इन सेल्स का मेन काम क्या होता है बॉडी में? हमारे बॉडी के अंदर में जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसके अंदर एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, क्योंकि इम्यून सिस्टम का काम यह है, बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन आएगा तो उसको डिटेक्ट कर करके उस इन्फेक्शन से हमारे शरीर को बचाना।
उसमें मददगार साबित होता है CD4 सेल्स, जो एक प्रकार के वाइट ब्लड सेल्स हैं। इम्यून सिस्टम में यही इनका रोल होता है कि हमारे बॉडी में वो इन्फेक्शन से हमारी बॉडी को बचा रहा होता है। जब आपसे क्वेश्चन बन जाए CD4 सेल्स क्या होते हैं, तो CD4 सेल्स टी लिम्फोसाइट्स होते हैं जो इम्यून सिस्टम रेगुलेटर की तरह काम करते हैं। और HIV क्या करता है, HIV दोस्तों इन्हीं सेल्स को मार देता है। ठीक है, ये जो HIV का इन्फेक्शन है, क्योंकि HIV एक वायरस है, अगर ये बॉडी में आया तो धीरे धीरे करके हमारे CD4 सेल्स को खत्म कर देगा। CD4 सेल्स को खत्म करना मतलब हमारे इम्यूनिटी सिस्टम का क्या होगा, एक बहुत ज़्यादा वो कमज़ोर पड़ेगा, बीमारी से लड़ने की उसकी क्षमता कम हो जाएगी, क्योंकि ये CD4 सेल्स ही हैं जो हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम को सपोर्ट कर रहा था इन्फेक्शन से लड़ने के लिए। अब क्या होगा कि ये CD4 सेल्स अगर यहाँ पे हमारे मतलब HIV बॉडी के अंदर में कहीं से एंटर करता है, CD4 सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, तो बॉडी की जो क्षमता है इन्फेक्शन से लड़ने की, कैंसर से लड़ने की, वो ख़त्म हो जाएगी और बहुत सारी बीमारियां बॉडी में लगनी शुरू हो जाएंगी। फिर आपसे क्वेश्चन बन जाए, HIV वायरस ये कैसा है? HIV वायरस रेट्रोवायरस फैमिली को बिलोंग करता है। ठीक है, इसकी जितनी भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो RNA के फॉर्म में स्टोर की गई है इंस्टेड ऑफ DNA। जब ये जो HIV की हम लोग बात करते हैं, ये जो ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस की हम बात कर रहे हैं, ये इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम बना देता है आने वाले समय पर, जैसे से ये बदतर होता रहेगा। इसी की वजह से एड्स हो जाता है, क्योंकि एक इंसान को HIV अगर हुआ, वो ट्रीटमेंट नहीं ले रहा है, तो HIV धीरे धीरे करके एड्स का फॉर्म ले लेगा, यानी एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम बन जाएगा। अगेन एक इंसान का जो इम्यून सिस्टम है वो इतना ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा कि छोटे मोटे इन्फेक्शन, ट्यूबरक्लोसिस, निमोनिया या छोटे मोटे कैंसर भी उसके लिए जानलेवा बन जाएंगे। नाउ सवाल यह है, सर इसका उपाय क्या है? द अल्टीमेट सोल्यूशन इज एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, जिसको हम आर्ट थेरेपी का नाम देते हैं। तो एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी एक अच्छा ट्रीटमेंट माना जाता है लोगों के लिए, स्पेशली उन लोगों के लिए जो HIV का शिकार हो चुके हैं। तो इसमें यहाँ पर HIV के विरुद्ध, क्योंकि HIV क्या है, वायरस, अब एंटी HIV ड्रग्स देना होगा, तो ये दवाई हम उसको देते हैं जिससे कहीं ना कहीं यहाँ पर वो जो HIV है वो आगे बढ़कर एड्स का रूप नहीं लेता, तो सिचुएशन और बदतर नहीं होती। तो ये दोस्तों यहाँ पर ट्रीटमेंट दिया जाता है। अब ये ट्रीटमेंट देना ज़रूरी भी है, क्योंकि इंडिया के अंदर में HIV का स्टेटस बहुत ज़्यादा भयंकर है। जैसा ऑलरेडी अभी हम लोगों ने यहाँ पर अपने उस न्यूज़ आर्टिकल में समझा, केरला के केसेस के बारे में डिस्कस किया। इंडिया के पास में 3rd लार्जेस्ट पॉपुलेशन है जो HIV के साथ में आज रह रही है, याद रखिएगा। फिर उसके बाद में मतलब 2.4 मिलियन से ज़्यादा केसेस आपको HIV के देखने को मिल जाएंगे। हमने थोड़ा प्रोग्रेस भी किया है, नए नए केसेस को कम भी किया है। 2010 से अभी तक देखोगे तो 44% से कम होकर 39% के आसपास यहाँ पर ये सिनेरियोज़ को हम लेकर आए हैं। ये सब हो पाया है क्योंकि हमने अलग अलग प्रकार के इनिशिएटिव्स चलाए हैं। जैसे 90-90-90 टारगेट हमने शुरू किया था, जिसको बाद में अपडेट करके 95 कर दिया गया, कि हम इतने लोगों की जांच करेंगे, HIV के केसेस को डायग्नोस करेंगे, उनको ये एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी प्रोवाइड करवाएंगे, जिससे यहाँ पर उनको एक सुरक्षा दी जाएगी। तो भारत का यहाँ पर जो ये प्रोग्रेस है HIV के अंदर में, वो धीरे धीरे करके हुआ है। कुछ लोगों को यहाँ पर ये जो वैक्सीन है वो प्रोवाइड करवाई है, बेसिकली यहाँ पर ट्रीटमेंट दिया गया है, कुछ सुधार हमको देखने को मिला है। इसलिए हमने नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम चालू किया, जिसमें मेन पर्पस था एड्स के केसेस को 80% से कम कर देना 2025 से 26 तक। ये हमारा मेन काम था। फिर हमने दोस्तों दूसरे एक्ट को इंट्रोड्यूस किया, HIV एड्स प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट 2017, 2017 का ये एक्ट है। अगेन इस एक्ट का भी मेन काम क्या है, लोगों के अधिकारों की सुरक्षा करना है ना। और जिनके पास में, जिनको अगर HIV हो चुका है, उनके साथ में सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन होता है, जॉब्स में डिस्क्रिमिनेशन होता है, उन सब चीज़ों को रोकने का काम करना, ये सब हमारा मेन पर्पज़ होता है। तो आपसे क्वेश्चन बन जाए, एड्स और HIV में क्या फ़र्क है? तो याद रखिएगा, HIV एक वायरस है जो हमारे इम्यून सिस्टम को अटैक करता है, जबकि जो एड्स है एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जहाँ पर इम्यून सिस्टम बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, वो इन्फेक्शन से लड़ नहीं पाता है। HIV को आप ठीक नहीं करेंगे तो वही यहाँ पर बाद में जाकर एड्स का रूप ले लेगा। क्या करता है फिर वो, हमारे CD4 सेल्स को अटैक करता है। मैंने आपको बता दिया CD4 सेल्स हमारा इम्यून सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और इसका मेन काम क्या है, हमारे बॉडी को इन्फेक्शन से बचाना। तो ये भी दोस्तों आई होप आपको क्लैरिटी मिल चुकी है। पूरा का पूरा जो न्यूज़ आर्टिकल है वो हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिया है। ये था आज का हमारा एक शानदार सा रेलिवेंट सा सेशन। न्यूज़पेपर में कुछ और ज़्यादा काम की चीज़ें नहीं है, कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ो जो वाकई में आपको एग्ज़ाम में हेल्प करे, वो हम लोगों ने कवर कर लिया है। इसी के साथ में लेक्चर को समाप्त करते हैं। बाकी अगर आप लोगों को पेड ग्रुप ज्वाइन करना है, जितने भी नोट्स मैं शेयर कर रहा हूँ वो नोट्स आपको यहाँ पर PDF फॉर्म में चाहिए, जिसका प्रिंट आउट वगैरह भी आप लोग बहुत आराम से निकाल सकें, वो सब चीज़ आपको इसी ग्रुप में मिल जाता है। डिटेल आपके सामने प्रेजेंट है। मेक श्योर करें चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। वीडियो पे लाइक का बटन है, प्लीज़ आप लोग उसको भी प्रेस कर दिया करें।
ठीक है, आपको बहुत सपोर्ट मिलने वाला है आगे यहाँ पर इस एनालिसिस में, क्योंकि हम डेली अपलोड करते हैं तो आपका न्यूज़पेपर कवर हो रहा है बेहतरीन तरीके से। आपको सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा कि हाँ, हमारे आर्टिकल सारे के सारे कवर हो रहे हैं। ठीक है, चलिए फिर दोस्तों मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।